नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी 5th सेमेस्टर क्लासिकल मैकेनिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और क्लासिकल मैकेनिक्स में लास्ट क्लास में मैंने आपको टॉपिक कराया था जिसका नाम था डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसे हिंदी में कहते हैं स्वातंत्र्य की कोटि। तो मैंने बताया था आपको, थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ, फिर आगे चलते हैं इस टॉपिक पे, क्योंकि और चीज़ें भी हैं कई। तो मिनिमम नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, ठीक है जी। इंडिपेंडेंट कैसे है मैंने बता दिया था। और मिनिमम आप चाहते हैं, मैंने बताया था, कोई भी आप आउटपुट लेना चाहते हैं तो इनपुट कैसा रखना चाहते हैं, मिनिमम से मिनिमम चीज़ों में ही काम चल जाए। तो वे कोऑर्डिनेट्स जो इंडिपेंडेंट है और वे मिनिमम होने चाहिए, कम से कम में ही काम चल जाना चाहिए। क्यों? किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल की मोशन को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है जी, जिन मिनिमम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता आपको होती है उसे ही आपका कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। एग्जाम्पल मैंने बता दिया था, है ना। किसी एक एक्सिस कह लो जो मोशन होगी, ठीक, जैसे स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रही है, तो वो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी उस पार्टिकल की? 1 होगी, क्योंकि एक एक्सिस ही है केवल, है ना। तो कोऑर्डिनेट एक एक्सिस कह लूँ तो होगा, यानी एक्स होगा केवल। जैसे कि एग्जांपल, एक धागे पर चलती हुई चींटी है, दूसरा कि कोई प्लेन में, है ना, मोशन हो, जैसे इस बोर्ड पर ही चींटी चलने लगे तो एक्स एक्सिस कह लूँ चल सकती है, वाई एक्सिस कह लूँ चल सकती है, ठीक है। तो लिखा है एन एंट मूविंग ऑन ए वॉल, ठीक है जी। और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगी, क्योंकि 2 एक्सिस है। और स्पेस में कोई बर्ड उड़ रही है या फ्लाई, मक्खी, है ना, तो उसकी 3 होंगी, क्योंकि वो वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस, तीनों एक्सिस कह लूँ मोशन कर सकती है। 3 कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है जी। तो ये सब मैंने रिवाइज करा दिया आपको। इसमें एक चीज़ और बताता हूँ, 2-3 चीज़ें इसमें और बतानी है डिग्री ऑफ फ्रीडम में, इसलिए पिछली क्लास से लिंक करा दिया थोड़ा सा, है ना। ये उस दिन का ही लिखा हुआ है। देखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम आप समझ गए, एक पार्टिकल के लिए, है ना, मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 3 हो सकती है, ठीक है जी। मान लो कोई पार्टिकल, है ना, जैसे कि बर्ड है, स्काई में फ्लाई कर रही है, तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 3 होंगी, ठीक। तो एक पार्टिकल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? मैक्सिमम 3 है, ठीक। 2 के लिए कितनी होगी भाई? 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। और 3 के लिए कितनी होगी? तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्लियर है ना। इसी प्रकार करते करते यदि पार्टिकल कितने हैं? n, तो ये जो 3 था इसमें किससे मल्टीप्लाई होगी? n से, क्योंकि पार्टिकल तो अब n है ना, कण। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फिर कितनी हो जाएगी? 3n। आई बात समझे। इसलिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है n पार्टिकल्स की, वो कितनी होती है? वो होती है आपकी 3n, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ ये बात, ठीक है। मैंने वे एग्जाम्पल तो दिए ना आपको, है ना, जिसमें 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम थी, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम थी, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम थी। अब एग्जाम्पल है जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n होगी। तो एक सिस्टम है ना, पहले उसमें एग्जाम्पल में एक सिस्टम था एक पार्टिकल का, या एक पार्टिकल था सिंगल, ऐसे कह दो, है ना। दूसरे में 2 पार्टिकल का सिस्टम था और तीसरे में 3 पार्टिकल का था, ठीक है जी। मतलब वो तो मैंने एक ही पार्टिकल में तीनों बताई ना डिग्री ऑफ फ्रीडम। यानी पहले में जब एक आंट है ना, एक चींटी है, एक एक्सिस का लूम चलती है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, ठीक है जी, समझ गए। तो वो अलग चीज़ है, वो एग्जाम्पल अलग था। अब देखो दूसरे तरीके से, ठीक। तो ये जो बात मैंने आपको समझाई वो ऊपर दूसरे तरीके से अलग है। देखो वो क्या है, मैं आपको बता दूँ। एक ही पार्टिकल के लिए है, ठीक। एक ही पार्टिकल जब एक एक्सिस का लूम चलेगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगी। एक ही पार्टिकल जब, ठीक है जी, किसी प्लेन में चलेगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगी। वही बात है सारी जो मैंने बताई। एक ही पार्टिकल जब किसी स्पेस में चलेगा, है ना, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगी। तो आप खुद देख के बताओ, एक ही पार्टिकल की बात हो रही है, नहीं हो रही है? हो रही है। लेकिन अब मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ n पार्टिकल की। और कैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम n पार्टिकल की 3n होगी मैंने बताई। एक पार्टिकल के लिए मैक्सिमम कितनी है डिग्री ऑफ फ्रीडम? 3, ठीक है जी। तो 2 के लिए 6 हो जाएगी, 3 के लिए 9 हो जाएगी। ऐसे ही n के लिए कितनी होगी? 3n, ठीक है जी। ये चीज़ मैंने आपको दोबारा भी समझा दी। तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट कि एक सिस्टम है जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है कैपिटल N, बल्कि डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं, पार्टिकल, उसके अंदर कितने हैं? कैपिटल N। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 3n। तो क्या कहेंगे? ए सिस्टम
ठीक है जी, ऑफ कैपिटल एन पार्टिकल्स। इसके अंदर कैपिटल एन पार्टिकल्स हैं, है ना, कण हैं। तो ये सिस्टम ऑफ कैपिटल एन पार्टिकल्स हैज़, ठीक है जी, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम रखता है कितनी, तो मैंने बताया हैज़ डिग्री ऑफ फ्रीडम, यही लिख दूँ 3n, ठीक है। और कैसे, तो मैंने अभी एक्सप्लेन कर ही दिया है आपको कि कैसे रखता है। तो कोई एक सिस्टम जिसके पास कितने पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल्स हैं, वो कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम रखता है ठीक है, वो कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम रखता है, 3n। आई बात समझ में। लेकिन यदि इसमें कंस्ट्रेंट्स लगा दी जाएं तो क्या होगा, देखो एक पॉइंट तो ये हो गया, एक पॉइंट ये और लिख लेना, ए सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स, ठीक है जी। n पार्टिकल्स तो है लेकिन उसमें कंस्टेंट्स भी लगी हुई हैं, ठीक है जी। इसमें ये कंस्टेंट्स से फ्री था, ठीक है जी। तो आप ऐसे भी कह सकते हो सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स फ्री फ्रॉम कंस्टेंट्स, ठीक है जी। ये कंस्टेंट्स की बात ही नहीं है तो छोड़ो। तो ये सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स हैविंग, स्मॉल के से डिनोट कर लो कंस्टेंट्स को, तो हैविंग स्मॉल के कंस्टेंट्स, ठीक है जी। ये कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम रखेगा, हैज़ डिग्री ऑफ फ्रीडम, बताओ भाई 3n प्रकार से गति कर सकता था और कुछ, है ना, रेस्ट्रिक्शंस लग गई, कंस्टेंट्स लग गए, तो उतनी ही घट जाएगी, उतनी ही कम हो जाएंगी गति के प्रकार, है ना भाई। कोई कण जितने प्रकार से गति कर सकता है, बताया था ना शुरुआत में, उसे तो कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। जितने प्रकार से मोशन कर सकता है, मोशन के मेथड्स, टाइप्स, है ना, इसी प्रकार तो पढ़ते थे आप। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अब कितनी हो जाएगी, 3n - k, ठीक है जी। और डिग्री ऑफ फ्रीडम को f से डिनोट करते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो f बराबर यहाँ कितना होगा, 3n, दैट इज करके लिख लेना नेक्स्ट लाइन में, ठीक। तो रफली नोट्स बनाते चला करो, है ना। और बाकी PDF नोट्स तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा, है ना, देर सवेर हो सकती है, इसलिए आप अच्छा तरीका यही रहता है कि आप रफली नोट्स ज़रूर बनाते चलें, उससे आपको बहुत अच्छे समझ में आता है, ठीक है जी। तो मैंने कहा एक सिस्टम है, n पार्टिकल्स हैं, उसमें भी ऊपर वाली पार्टिकल की तरह, सिस्टम की तरह ही, लेकिन इस बार k कंस्टेंट्स लग गई, है ना। तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 3n - k। आप दैट इज करके लिख सकते हो। डिग्री ऑफ फ्रीडम को तो f से लिखते हैं, ठीक है जी, याद है ना। तो 3n - k, f बराबर कितना होगा, 3n - k, ठीक है जी। तो ये दोनों बातें आपको पता चली कि जब डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है जी, मतलब जब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 3n तब होगा जब उस पर कोई कंस्टेंट नहीं लगी है, और जब कंस्टेंट लग जाए तो कितना होगा, 3n - k। एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखो इसी के एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है जी, इसी के एग्जाम्पल, है ना। तो चलो इधर को भी थोड़ी जगह है, तो पहले इधर ही देखो, यहाँ से दिख रहा होगा आपको एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है जी। देखो बीड वाला मैंने बताया था आपको, है ना, तो बीड वाले एग्जाम्पल से ही समझो, ठीक है। ये देखो, ये कोई वायर है, इस पर मोती बीड है, ऊपर नीचे मोशन कर सकता है, यानी ये मोशन कर सकता है एलोंग वाई एक्सिस। तो इसकी मोशन किस एक्सिस के एलोंग है, मोशन एलोंग वाई एक्सिस। देखो इसकी मोशन रेस्ट्रिक्टेड है ना, एक्स एक्सिस के एलोंग और जेड एक्सिस के एलोंग। ये मोशन केवल ऊपर नीचे कर सकता है, ना तो ऐसे कर सकता है जेड एक्सिस के एलोंग, और ना ऐसे कर सकता है एक्स एक्सिस के एलोंग, ठीक है जी। तो कंस्टेंट कितनी हुई, 2, ठीक है जी। बिकॉज, है ना, बीड डज नॉट, क्या नहीं कर सकता, मूव एलोंग एक्स एंड जेड एक्सिस। भाई 2 एक्सिस के एलोंग मोशन नहीं कर सकता, तो कंस्टेंट के बराबर, एक तो एक्स एक्सिस के एलोंग कंस्टेंट लगाई आपने, एक लगाई आपने जेड एक्सिस के एलोंग, तो कंस्टेंट कितनी है, 2। और पार्टिकल कितना है,
बताओ नंबर ऑफ पार्टिकल्स का हो, बल्कि यानी कैपिटल N बराबर कितना है, एक ही तो पार्टिकल है, एक ही तो बीड है, तो आप निकाल सकते हो क्या इस फॉर्मूले की हेल्प से, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो निकालो। देन F बराबर आएगा 3n माइनस के, फॉर्मूला है, N 1 है और K 2 है, तो यह आ जाएगा 3 माइनस 2 यानी F बराबर 1। समझ गए। तो यदि आपको नंबर ऑफ कंस्टेंट्स पता है, जैसे कैपिटल K है वहाँ पे फॉर्मूले में, और आपको सिस्टम में जितने भी पार्टिकल्स हैं उनकी संख्या पता है, तो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हो। एग्जाम्पल मैंने पहला इधर दिया, दूसरा इधर देख लो, पेंडुलम वाला एग्जाम्पल भी है ना, आप समझ सकते हो। ठीक है जी, ये आपको पता है यहाँ पे 2 कंस्टेंट थी, इसके बारे में तो मैंने बताया था ना आपको कि एक तो ये इसी प्लेन में मोशन करेगा। ठीक है जी, प्लेन यही रहेगा बोर्ड वाला, ऐसे नहीं है कि है ना इस तरीके से बाहर जाएगा, है ना, प्लेन चेंज नहीं करेगा, प्लेन यही रहेगा, ये वाला प्लेन बोर्ड का। और ये कौन सा प्लेन है, वाई एक्सिस वाला, वाई एक्सिस में, और इसमें एक्स एक्सिस है, यानी एक्स वाई प्लेन में ही मोशन करेगा, जेड एक्सिस में नहीं आएगा। तो एक तो ये रेस्ट्रिक्शन, एक कंस्टेंट ये हो गई कि एक ही प्लेन में मोशन करेगा, और एक रेस्ट्रिक्शन ये है, एक कंस्टेंट ये है कि इसकी जो लेंथ है स्ट्रिंग की, रस्से की, वो सेम रहेगी। तो 2 कंस्टेंट है ना, तो k बराबर 2 और n पार्टिकल कितना है, ये बॉब है, बॉब एक पार्टिकल ही तो है जो मोशन कर रहा है। तो बताओ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी 3n माइनस के, आपको पता है n की वैल्यू है 1 और k की वो माइनस आएगा, k की वैल्यू है 2, तो 3 माइनस 2 कितना आएगा, 1। ठीक है, यहाँ से भी एग्जाम्पल से आपको पता चला कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, आपकी 1 है। ठीक है जी, समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका एक, अब थोड़ी जगह बची नहीं, चलते हैं फिर आगे। ठीक है, ये देखो इधर से रफ कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। एक एग्जाम्पल और देख लो इसका, बाकी 2 एग्जाम्पल पर्याप्त है वैसे तो। देखो तीसरा एग्जाम्पल आप इस तरीके से देख सकते हो, 3 पार्टिकल हैं। ठीक है जी, इस तरीके से रोड के द्वारा फिक्स्ड है बिल्कुल, है ना। तो पार्टिकल कितने हैं इसमें, 3 है, 1 2 3, और कंस्टेंट कितनी है, देखो एक कंस्टेंट तो ये हो गई भाई, ये पार्टिकल आगे पीछे मोशन कर सकते थे लेकिन इसके द्वारा बंधे हुए हैं। ठीक है जी, तो एक कंस्टेंट, 2 कंस्टेंट, 3 कंस्टेंट, ये स्टिक जो है यही तो कंस्टेंट लगा रही है, नहीं तो ये पार्टिकल मोशन करते। तो कंस्टेंट्स कितने हैं, 3। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता है 3n माइनस के, f बराबर आएगा 3 इंटू 3 माइनस 3, तो क्या आएगा 9 माइनस 3, f बराबर क्या आएगा 6। ठीक है जी, तो ये यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया, इस अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला f बराबर 6 आया, कर लोगे। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो आपका कॉन्सेप्ट है ये आपका कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो। ठीक है, चल लो, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी, हम पढ़ने वाले हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम से ही रिलेटेड है और उसी की हेल्प से समझा जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। ठीक है जी, जनरलाइज्ड निर्देशांक कहते हैं कोऑर्डिनेट्स को, और जनरलाइज्ड को सामान्यीकृत कह सकते हो। ठीक है जी, तो सामान्यीकृत निर्देशांक, या हिंदी में इंग्लिश में कहें तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। ठीक है जी, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। तो आपको एक बात तो पता है क्या, कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ये तो आप जानते हो। ठीक है जी, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके बता भी दूँ, ये एक्स एक्सिस है ना, और ये वाई एक्सिस, ठीक, और ये आपकी जेड एक्सिस। ठीक, ये है आपका ओरिजिन, यहाँ पर कोई एक पार्टिकल सिचुएटेड है
पी पॉइंट पर, तो देखियो इसकी जो एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस है वो एक्स है, ठीक, और वाई एक्सिस पर जो डिस्टेंस है वो वाई है, ठीक, और जेड एक्सिस पर जो डिस्टेंस है वो इसकी जेड है। क्लियर है? तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे, एक्स कोमा वाई कोमा जेड। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तो आप समझते हो। क्लियर है ना? इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे, एक्स कोमा वाई कोमा जेड। इन्हें ही आप क्या कहते हो, इन कोऑर्डिनेट्स को आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। ठीक है जी। और मैं आपको बता दूं, ये सबसे सिंपलेस्ट कोऑर्डिनेट्स होते हैं, सबसे आसान। ठीक है जी, सिंपलेस्ट कोऑर्डिनेट्स सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, सबसे ज़्यादा आसान लगते हैं। तो इन कोऑर्डिनेट्स को आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, सिंपलेस्ट कोऑर्डिनेट्स होते हैं। और क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया, बाकी आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है, या रहे हैं, किसी ने मैथ नहीं लिया हो इस बार तो ये चीज़ें आपको बहुत बेसिक से, है ना, पढ़ी होंगी आपने, आपको समझ में आती हैं। अब मैं कहना चाह रहा हूँ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। तो देखो इसे भी पहले समझ लें, फिर लिख तो बाद में ही लेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं सर्कुलर मोशन का। एक पार्टिकल है, ठीक है जी, जो क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है, ठीक, और ये एक्स एक्सिस और ये आपके वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है, सेंटर, और मान लो पार्टिकल यहाँ पर है। तो पार्टिकल यहाँ पर है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, मान लो x, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई y, ठीक। तो बताओ x कोमा वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे या नहीं, x कोमा वाई। जेड एक्सिस की तो यहाँ बात नहीं है, क्योंकि मोशन एक ही प्लेन में हो रही है। यहाँ पर दो रेस्ट्रिक्शंस हैं पार्टिकल की मोशन में। क्या रेस्ट्रिक्शन है, एक तो रेस्ट्रिक्शन ये है, मतलब जो कंस्टेंट है वो दो हैं। कौन कौन सी, पहली कंस्टेंट है कि जो मोशन है ना वो एलोंग सर्कुलर पाथ हो रही है, फिक्स कर दिया, सर्कुलर पाथ के एलोंग हो रही है मोशन। और दूसरी कंस्टेंट है कि इन ए प्लेन जो मोशन है केवल एक प्लेन में हो रही है। ठीक है जी, प्लेन चेंज नहीं हो रहा है। आई बात समझ में? तो कंस्टेंट यहाँ पर दो है, यानी k बराबर 2 है। ठीक है, देखते हैं। और ये जो मैंने बताया ये x कोमा वाई, ये क्या है, तो ये मैंने बताया ये है सिंपलेस्ट कोऑर्डिनेट्स, सबसे आसान, जिनका नाम क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। आई बात समझ में आपको? तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स क्या है, देखो आपको याद हो, इतना आप समझते होंगे, यहाँ पर एक एंगल भी होता था, ठीक है, जिसे आप थीटा फाई कुछ भी डिनोट कर लेते हैं। तो ये एंगल भी तो इस पार्टिकल की पोजीशन को बता सकता है। भाई इस पार्टिकल पी पॉइंट पर है, पी का पता कैसे चलेगा? तो कह देंगे एक्स एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस पर है और वाई एक्सिस पर वाई डिस्टेंस पर। लेकिन आप ये भी तो कह सकते हो कि ये थीटा एंगल पर है ना, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए है। तो दोनों तरीक़ों से आप इसकी पोजीशन को बता सकते हो। आप यदि ऐसे बताओगे कि एक्स एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस पर है पार्टिकल P और वाई एक्सिस पर वाई डिस्टेंस पर है, तो भी पार्टिकल की पोजीशन पता चल जाएगी। लेकिन पार्टिकल की पोजीशन तब भी पता चल सकती है। और देखो एक बात और, यहाँ पार्टिकल की पोजीशन पता लगानी है तो दो है एक्स वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट बताया था ना, जिसे डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। तो दो है यहाँ पे कोऑर्डिनेट, और आप वहाँ कह रहे थे मिनिमम, तो यानी मिनिमम होने चाहिए। तो यहाँ इस पार्टिकल की पोजीशन को पता लगाने के लिए दो कोऑर्डिनेट चाहिए, लेकिन अब दो से कम हो जाए तो अच्छी बात है। तो एक ऐसा कोऑर्डिनेट है थीटा एंगल जो है, यदि वो पता चल जाए तो भी उस पार्टिकल की पोजीशन को पता लगाया जा सकता है। आप कह देंगे कि हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए वो पार्टिकल है, ठीक है। और कहाँ है, तो थीटा एंगल बनाते हुए यहाँ बीच में तो कहीं होने से रहा, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन कंस्टेंट है, सर्कुलर पाथ में ही घूमेगा। तो थीटा एंगल यदि लगाओगे तो फिक्स यहीं बैठेगी इसकी पोजीशन। आई बात समझ में? तो इसका मतलब क्या हुआ, ये है एक्स कोमा वाई, ये तो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, और ये जो थीटा है ना, इसे कहते हैं, मतलब ये एग्जांपल है किसका, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स का।
ठीक। तो x, y क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, और ये थीटा क्या है, थीटा है आपका जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा, ठीक। स्क्रीनशॉट लेते चलो, साथ में रफली नोट करते चलो, ठीक है, लिखेंगे बाद में, अभी पहले थोड़ा समझ लो अच्छे से। और देखो, अब आपको ये तो समझ में आया x, y क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है, और थीटा क्या है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स है। आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को रिलेट कर सकते हो किसके साथ, मतलब रिलेशन बना सकते हो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के साथ रिलेट करके आप लिख सकते हो, ठीक है। तो एक बार ऐसे करके लिख सकते हो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को आपने लिखा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के टर्म में, ठीक है, क्लियर है। और एक बार आप ऐसे करके लिख सकते हो कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को आपने लिखा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की टर्म में, ठीक है। देखते हैं कैसे, बताओ यहाँ पे साइन थीटा कितना होगा, या कोस थीटा साइन थीटा दोनों ही लगा लो। साइन थीटा होता है भाई लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर है y, भाई जितना ये उतना ये, जितना ये इतना ये, तो y, और हाइपोटेनियस ये r मान लो, ठीक, डिस्टेंस। तो y अपॉन r, तो y बराबर क्या आएगा, r साइन थीटा। और इसी प्रकार बताओ कोस थीटा क्या आएगा, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, x अपॉन r, x बराबर r साइन r कोस थीटा, ठीक। बताओ कोई दिक्कत हो तो देखियो, x क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, किसके टर्म में लिख दिया, थीटा की, यानी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की। y क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, आपने थीटा के टर्म में लिख दिया, यानी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के टर्म में लिख दिया। तो आपने इस प्रकार से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को, है ना, क्या किया, टर्म में लिखा, आपने रिलेशन बनाया, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को किसके टर्म में लिख करके, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की, ठीक है। और इसका अपोजिट भी कर सकते हो, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के टर्म में कैसे लिख सकते हो, दोनों को डिवाइड कर दो, y अपॉन x करोगे यदि, तो y है आपका r साइन थीटा, और x क्या है, r कोस थीटा, तो r से r कैंसिल, तो y अपॉन x बराबर क्या आएगा, टेन थीटा। आप बताओ थीटा बराबर क्या आएगा, तो टेन इनवर्स y अपॉन एक्स ना आएगा, थीटा बराबर क्या आएगा, टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। थीटा क्या है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, और एक्स वाई क्या है, आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो आपने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के टर्म में लिखा या नहीं लिखा, लिख दिया है, ठीक है जी। तो इस प्रकार से आपने, है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के टर्म में, और ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के टर्म में लिख दिया है, ठीक है जी। तो इसका एक, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। ये एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको समझाया, ठीक है, क्लियर है। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, दूसरा एग्जाम्पल भी देखो, जब मैं इसकी डेफिनेशन लिखूँगा तो फिर साथ में एग्जाम्पल भी देने पड़ेंगे, है ना। और एग्जाम्पल देने में के क्रम में एक एग्जाम्पल मैं दे चुका हूँ, ये वाला, ये सारा, है ना। ये चीज़ें मैंने आपको वैसे समझाई कि कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप चाहो तो नोट कर सकते हो साइड में को, बाकी ठीक है जी। हाँ, ये क्या है, ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक। तो ये चीज़ तो मैंने केवल वैसे ही समझाई है ना, कहीं को बस अलग को ये लिख लेना कि सिंपलेस्ट कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं। बाकी ये सब चीज़ें तो आपको पता है। मेन एग्जाम्पल तो ये है, ठीक है जी, और एग्जाम्पल तो बाद की बात है, पहले डेफिनेशन, है ना। तो डेफिनेशन इसकी कोई अलग नहीं है, मैं आपको बता दूं। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, आपको याद है, मिनिमम, है ना, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, विच इज़ रिक्वायर्ड, आपको याद है ना, विच इज़ रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल, या पार्टिकल, किसी पार्टिकल या सिस्टम ऑफ पार्टिकल की मोशन को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए जितने भी मिनिमम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं, उनकी संख्या को ही, उनके नंबर को ही आप डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। बिल्कुल सेम डेफिनेशन आपकी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स की है, ठीक है जी। यहाँ पर भी यही बात है, किसी पार्टिकल या किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल की मोशन को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए जितने भी आपको मिनिमम, ठीक है जी, इंडिपेंडेंट नंबर चाहिए, संख्या चाहिए, किसकी, कोऑर्डिनेट्स की, ठीक है जी, क्लियर है।
यानी मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। ठीक है जी, वही डेफिनेशन है विच इज़ रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ए सिस्टम कम्प्लीटली। ठीक है जी, वही क्या कहलाती है आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम थी, और वही क्या है आपकी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। तो डेफिनेशन बिल्कुल सेम लिखेंगे आप वही, और इसे डिनोट करते हैं एंड आर डिनोटेड बाई, आर इसलिए आएगा क्योंकि कोऑर्डिनेट्स कह रहे हैं, एंड आर तो इसमें लिखेंगे आप आर नोन एज, वहाँ पे भी है ना, आर नोन एज जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, उसके बाद लिखना एंड आर डिनोटेड बाई। ठीक है जी, डिनोटेड बाई, देखो इसे डिनोट करते हैं क्यू आई से, ठीक, और ऐसे भी डिनोट कर सकते हो Q1, Q2, Q3 और कहाँ तक Qn तक, और बता दो आप कि वेयर i बराबर है 1, 2, 3 और कहाँ तक n तक। ठीक, क्लियर है। और n क्या है मैं आपको बता दूँ, n एक तरीके से है ना, कितने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी नंबर है, कहाँ तक है तो n तक है। बताऊँगा कैसे, देखो Qi से डिनोट कर रहे हैं, और i की जगह जब ये है 1, 2, 3 और कहाँ तक स्मॉल n तक, तो आप i की जगह बंद रखोगे तो Q1, Q2, Q3 और कहाँ तक चलेगा Qn तक। ठीक है जी, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई, और ये इसका एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है जी, तो आप इसकी डेफिनेशन लिखना, फिर ये लिखना, और फिर ये एग्जाम्पल लिखना। ठीक है जी, इसे अपने तरीके से आप लिख लेंगे। ठीक, क्लियर है। बाकी PDF नोट्स में आपको अच्छे से लिखा मिलेगा। ठीक है जी, तो दूसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। लेकिन आप जब इसकी मतलब इसे लिखोगे ना, तो इसमें एक लैंग्वेज लिख लेना है ना, वो मैं लैंग्वेज लिख देता हूँ कि कोई पार्टिकल है, वो कंस्ट्रेंट किया गया है, बाध्य किया गया है एक सर्कुलर पाथ पे, है ना, और एक ही प्लेन में मोशन करने के लिए। तो जब आप ये एग्जाम्पल लिखें, उससे पहले वो लैंग्वेज लिखो जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या इसकी लैंग्वेज है ये ना, तो वैन एग्जाम्पल नंबर 1 की, वैन ए पार्टिकल, ठीक है जी, इज कंस्ट्रेंट, जब एक पार्टिकल को क्या किया जाए, कंस्ट्रेंट किया जाए। कंस्ट्रेंट का मतलब है बाध्य किया जाए। ठीक है जी, और किस चीज़ के लिए बाध्य करा जा रहा है, तो टू मूव करने के लिए, और कहा तो इन ए सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए बाध्य किया जा रहा है, और एक ही प्लेन में, इन ए प्लेन। क्लियर है। जब एक पार्टिकल को है ना बाध्य किया जाता है मूव करने के लिए, ठीक है, उधर का आपको थोड़ा दिख नहीं रहा, इधर लिख देते हैं, इन ए प्लेन। ठीक है जी, कोई पार्टिकल है, उसे बाध्य किया गया है सर्कुलर पाथ में एक ही प्लेन में मोशन करने के लिए, तो उसकी जो मोशन है ना, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की हेल्प से भी समझाई जा सकती है। तो देन इट्स मोशन कैन बी एक्सप्लेन्ड या कैन बी डिस्क्राइब्ड। ठीक है जी, किसकी हेल्प से, बाय ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। किसकी हेल्प से डिस्क्राइब कर सकते हो, तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से। ठीक है, आई बात समझ में आपको। ठीक, तो ये लैंग्वेज लिखना, फिर ये सारा एग्जाम्पल लिख लेना। ठीक है, और यहाँ 2 कंस्टेंट हैं। ठीक है, और ये रिलेशन भी मैंने बताए है ना आपको, और साथ में आप इसमें एक काम और करना चाहो तो कर सकते हो। क्या, देखो यहाँ कर देता हूँ मैं, है ना, ये तो आपने कर ही लिए। तो सबसे पहले एग्जाम्पल डाल के ये लैंग्वेज, फिर डायग्राम, फिर ये सब, और उसके बाद वो जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, PDF नोट्स आपको मिलेंगे ही, चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। बाकी फिर भी मैं इस तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप वीडियो को देखकर भी नोट्स बना सकें। ठीक, तो फिर क्या करना है, देखो यहाँ पर पार्टिकल कितना है, एक है ना पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल। कंस्टेंट कितनी है, 2, अभी बताया था लिख के, है ना, कि 2 कंस्टेंट है, एक तो सर्कुलर पाथ मोशन कर रहा है, एक ही प्लेन में कर रहा है। तो बताओ डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये बल्कि यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं निकालनी है, जनरलाइज्ड नंबर निकालनी है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स की। देखो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स को तो ऐसे डिनोट करते हैं, लेकिन उनके नंबर को तो n से डिनोट कर रहे हैं। ठीक, तो नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स।
ठीक है जी, नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। बताओ क्या नंबर है, n है ना। और मैंने बताया भाई जैसी डेफिनेशन उसकी है डिग्री ऑफ फ्रीडम की ऐसी इसकी है, तो फॉर्मूला भी यही हो जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या है, f बराबर है 3n - k। तो इसकी संख्या देखो, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स आप खुद बताओ, वही तो नंबर है मिनिमम कोऑर्डिनेट्स की संख्या, और उसे डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। तो n और f है ना लगभग बराबर, या जो f है वो कम हो सकती है, ठीक है। इस केस में यहाँ n बराबर, ठीक है जी, क्या हो जाएगा 3n - k। और क्यों हो जाएगा, क्योंकि f क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो क्या होता है नंबर ऑफ मिनिमम कोऑर्डिनेट्स, है ना। और ये भी क्या है नंबर ऑफ मिनिमम कोऑर्डिनेट्स, इसे तो क्या कहते हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। तो उनकी संख्या n, स्मॉल n से हमने डिनोट कर लिए। देख लो संख्या कितनी है, 1 से लेकर कहाँ तक, n तक, ठीक है। तो n बराबर आएगा 3n - k, और n बराबर कैपिटल N बराबर 1 है, यहाँ निकालो, और k बराबर है 2, तो 3 - 2 आएगा यानी 1। तो नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स n बराबर 1। एक कोऑर्डिनेट है या जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कितना है, इस एग्जांपल में एक, और वही तो बात मैंने आपको बताई, ये एक कौन सा है, थीटा। ये कौन सा है, थीटा। तो यहाँ पर थीटा क्या है, ये लिखा देखो, थीटा क्या है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, ठीक है जी, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है थीटा, ठीक। और फॉर्मूले से निकालोगे तो कितना आएगा, एक कौन सा, एक ही है मतलब, तो एक कौन सा है, थीटा, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया, पहला एग्जाम्पल आपका कंप्लीट होता है। एक एग्जाम्पल पेंडुलम वाला और दे देते हैं, ठीक है जी, और एक और देते हैं, 2-3 एग्जाम्पल कर लेते हैं, कभी लॉन्ग में आ जाए, ठीक। तो मैं इधर से रफ कर देता हूँ, है ना, या इधर से कर दूँ, ये तो आप लिख ही लिया। देखो एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल है आपका इस, ये वाला देख लो, अभी दिया था ना ये वाला एग्जाम्पल। बताओ पार्टिकल कितने हैं, 3 है, नहीं 1 2 3, और कंस्टेंट कितनी है, 3 है, 1 2 3, ये छड़ी है ना, यही तो बांधे हुए हैं। तो बताओ मुझे नंबर कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। जनरलाइज्ड पूरा लिखना आप, मैंने बताया 3n - k हो जाएगा या नहीं, स्मॉल n बराबर, और 3 n कितना है 3, k कितना है 3, तो 9 - 3 स्मॉल n बराबर क्या आएगा 6। यहाँ पर 6 जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होंगे, क्लियर है, ठीक। और इसका ये सेंट्रोइड है एक तरीके से, P मान लो, और ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होंगे x, y, z, ठीक है जी। तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कितने आएंगे इसमें, 6। एक एग्जाम्पल ये हो गया, ठीक है जी। और चलते हैं एक एग्जाम्पल पेंडुलम वाला देख लो, है ना, इसे मैं रफ कर देता हूँ। तीसरा एग्जाम्पल देखो, पेंडुलम का केस बार बार मैंने आपको समझा ही रखा है, ठीक है जी। तो इसकी लेंथ है ना L रहती है, चेंज होती ही नहीं है, और ये x एक्सिस पे बात हो रही है, x चल रहा है, और ये वैसे तो L है लेकिन वैसे y मान लो, y एक्सिस पे है ना डिस्टेंस, ठीक है। तो ये एक पेंडुलम है, और इसमें यदि आप नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स निकालो तो यहाँ बताओ मुझे पार्टिकल कितना है, एक ही तो है बॉब, और कंस्टेंट कितनी है, कंस्टेंट 2 है, मैंने बता रखा है इसमें, एक तो एक ही प्लेन में मोशन करता है और एक इसकी लेंथ सेम रहती है। तो कितना आएगा, n कितना है 1 और k कितना है 2, तो 3 - 2 यानी स्मॉल n नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स यहाँ कितने हैं 1। एक नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स होगा, यानी एक जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की हेल्प से इसकी पोजीशन का पता चल जाएगा। तो देखो, या तो कार्टेशियन में देखो, जैसे पार्टिकल यहाँ सिचुएटेड है, तो कार्टेशियन में देखोगे तो पता चलेगा इसका कोऑर्डिनेट आएंगे x, y, x एक्सिस पर x डिस्टेंस चला और y एक्सिस पर y डिस्टेंस चला, ठीक है जी। लेकिन एक ऐसा कोऑर्डिनेट जो सिंगल है, अकेला है, और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, उसके हेल्प से इसकी पोजीशन पता चल जाएगी। तो वो कौन सा है, देखो वो ये वाला एंगल होगा थीटा, है ना। यहाँ पार्टिकल है तो एंगल ये पता चल जाए तो पता चल जाएगा कि पार्टिकल कहाँ पर है, ये बॉब कहाँ पर है, ठीक है जी। तो ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट है। और इसमें देखो आप ये भी कर सकते हो, ये तो आपने निकाल ही दिया नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स,
आप साथ में इसमें वो भी निकाल सकते हो एक्स वाई यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के बीच रिलेशन। कैसे, देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है जी। तो आप एक बात देखेंगे, हाइपोटेनियस सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक है। हाँ, इस तरीके से थोड़ा बनाना जो राइट एंगल लगे। तो बताओ बेस अपॉन हाइपोटेनियस बेस है आपका वाई, हाइपोटेनियस है आपका ये एल। बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी आधार बटीकरण होता है कोस थीटा। तो वाई बराबर क्या आएगा, एल कोस थीटा। और एक्स बराबर देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस करो, हाइपोटेनियस एल और ये आएगा साइन थीटा, लंब बटीकरण एक्स बराबर आएगा एल साइन थीटा। बताओ कोई दिक्कत? तो ये आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को बदल रखा है थीटा यानी कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के टर्म में। और देखो इसका वैसे भी कर सकते हो आप कि थीटा को बदल सकते हो एक्स वाई के टर्म में, यानी कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को आप बदल सकते हो किसके टर्म में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के टर्म में, ठीक है जी। देखो कैसे, तो मैंने बताया था डिवाइड कर दो, वाई अपॉन एक्स कर लो, वाई है एल कोस थीटा, बल्कि यहाँ तो कोस उसमें आ रहा है तो टेन बनाना है हमें, तो एक्स अपॉन वाई कर लो। तो ये आ जाएगा एक्स अपॉन वाई बराबर क्या आएगा, एल साइन थीटा और अपॉन में आएगा एल कोस थीटा। एल से एल कैंसिल, तो ये बराबर क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन वाई बराबर टेन थीटा और थीटा बराबर आ जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई। देखो ये आपने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को बदला है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में और ये आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को बदला है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल मैंने दिए, कभी लॉन्ग में आ जाए तो, बाकी शॉर्ट में आता है तो आपको पता ही है ना। 2 एग्जाम्पल लिख देना या देख लेना टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे भी अधिक से अधिक लिखो तो कोई बुराई नहीं है। वेरी शॉर्ट में आए तो डेफिनेशन और 1 एग्जाम्पल बस, ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स का आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है और साथ में मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट भी आपका कंप्लीट किया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।